गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम कर रहे थे लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हम अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम आज स्टार्ट करें सेकंड चैप्टर। सबसे पहले तो देखिए सेकंड चैप्टर का नाम क्या है। सेकंड चैप्टर का नाम है बेसिस एंड डायमेंशंस, और ये लीनियर अलजेब्रा का सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बेसिक चैप्टर है, यानी कि मेन जो हमारा लीनियर अलजेब्रा है वो बेसिस से स्टार्ट है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ वेक्टर स्पेस को समझा था कि वेक्टर स्पेस होता क्या है। अब हम बेसिस एंड डायमेंशन यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप CSIR नेट की तैयारी करेंगे तब भी आपको यहाँ से इसके बाद का सारा लीनियर अलजेब्रा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम चैप्टर 2 आज स्टार्ट करेंगे, बेसिस एंड डायमेंशंस। देखिए, आपने चैप्टर 1 के अंदर क्या किया था। हमने चैप्टर 1 के अंदर किया था वेक्टर स्पेस। अब ऐसे वेक्टर स्पेसेस देखिए, अब हम क्या देखेंगे, वो सेट ऑफ वेक्टर्स, उस वेक्टर स्पेस के वो सेट ऑफ वेक्टर्स जो उस पूरे V को डिस्क्राइब कर दें। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं उसके बारे में अब हमें स्टडी करना है। और हमें क्या स्टडी करना है, स्पैनिंग सेट क्या होता है, बेसिस डायमेंशंस क्या होती हैं, लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक बहुत ही अच्छा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आगे काम भी बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, चैप्टर पूरा ही बहुत ही इंटरेस्टेड है। बेशक थोड़ा सा ये वाला चैप्टर लेंथ ही जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। आपको पता होगा, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहले तो देखिए मैंने वेक्टर स्पेस लिया है जिसके अंदर R3 के मेंबर्स हैं, यानी कि ट्रिपलेट्स टाइप के। ठीक है, XYZ टाइप के। ये देखिए वेक्टर स्पेस के बारे में तो आप अच्छे से फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, तो मैं ये एज्यूम कर रही हूँ आप फर्स्ट चैप्टर करने के बाद ही सेकंड चैप्टर पर आए हैं। ठीक है, अब देखिए इन वेक्टर्स को लिखने का तरीका हमारे पास क्या रहता है, XYZ यानी कि कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखिए इज इक्वल टू, हमें इसे कैसे एक्सप्रेस करना है, या XYZ ये तो देखिए कोई जनरल वैल्यू है। मैं एक बार एक स्पेसिफिक वैल्यू लेकर चलती हूँ, यानी कि 2 3 2। ठीक है, देखिए मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 1 0 0 प्लस 3 × 0 1 0। एक बार देखते जाइए मैं क्या कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी मैंने क्या किया। देखिए, अगर आप बाद का कोई चैप्टर कर चुके हैं तो आपको पता होगा ये स्टैंडर्ड वेक्टर्स हैं, वरना मैं आपको बता दूं R3 के केस में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हम स्टैंडर्ड वेक्टर्स लेते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस, सॉरी वेक्टर्स नहीं बेसिस। ठीक है, बट हम क्या है बेसिस का चैप्टर कर रहे हैं, तो हम अभी स्टैंडर्ड बेसिस की बात नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए क्या मैं 2 3 2 को ऐसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, यहाँ मैं कोई भी वेक्टर ले सकती थी। मैंने बहुत इजी वेक्टर ले लिया कि एक बार सबसे ऊपर 1, एक बार सेकेंड नंबर पे 1, एक बार थर्ड पे 1। फर्स्ट नंबर पे 2 था तो 2 × 1, सेकेंड पे 3 था 3 × 1 और 2 × 1, 2 3 2 वेक्टर को मैंने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। यानी कि देखिए ये भी कोई वेक्टर्स क्या थे, ये भी उसी वेक्टर स्पेस में से थे, क्योंकि उस वेक्टर स्पेस के अंदर XYZ टाइप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, XYZ टाइप के एलिमेंट यानी कि ट्रिपलेट्स की फॉर्म में जितने भी मेंबर्स हैं वो R3 के होंगे। तो ये तीनों ही R3 की फॉर्म में, और ये क्या है, स्केलर्स ये कहाँ से लिए, 2 3 2 बिलोंग टू फील्ड। ठीक है, देखिए हमने एक वेक्टर 2 3 2 जो गिवन था हमारे पास, उसको 3 वेक्टर्स V1 V2 V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर दिया। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन एक ही तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा भी तरीके हो सकते हैं इसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के। जैसे कि देखिए यही एलिमेंट लिया मैंने 2 3 2, इसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर रही हूँ, 2 × 1 0 0 प्लस 1 0 1 प्लस 1 × 0 3 0। देखिए फर्स्ट एलिमेंट 2 × 1 प्लस 0 2, सेकेंड एलिमेंट 2 × 0 प्लस 1 × 3 3, थर्ड एलिमेंट 2 × 1 प्लस 1 × 0
2। इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर दिया और उस तरीके से भी एक्सप्रेस कर दिया, यानी कि एक ही वेक्टर को एक्सप्रेस करने के एक से ज़्यादा तरीके हमारे पास हो सकते हैं। देखिए, एक लीनियर कॉम्बिनेशन ये था और एक लीनियर कॉम्बिनेशन ये भी था। अब चलिए इन्हीं दो एग्जाम्पल से हम एक बार लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्मल डेफिनेशन को समझते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन प्रॉपरली है क्या। देखिए, a vector v is said to linear combination of the vectors v1 v2 up to vn if v can be expressed as, यानी कि गिवन वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर एक्सप्रेस हो जाए, डेट इज v इज इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn। अगर इस टाइप से हम एक वेक्टर को एक्सप्रेस कर पाए, डेट इज a1 v1, जहाँ पर v1 v2 v3 vn सारे उस वेक्टर स्पेस के वेक्टर होंगे और a1 a2 a3 अप टू an स्केलर्स होंगे, तो हम उस वेक्टर v को इन सभी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे। ऐसे ही देखिए, इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने 2 3 2 को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। मान लीजिए ये वेक्टर्स v1 v2 v3 हैं और ये v है, तो मैं कहूँगी v is written as linear combination of v1 v2 and v3। सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं, मान लीजिए ये v है और ये v1 और ये v2, सो v कैन बी एक्सप्रेस हेयर एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। ठीक है, तो चलिए अब आपको एक बात तो पता लग गई कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए 0 इज इक्वल टू v1 v2 v3 vn। मैं कह रही हूँ कि क्या मैं कोई एक वेक्टर 0 को, अब देखिए 0 मैंने क्यों एक्सप्रेस किया, देखिए ये तो आपको पता है हर वेक्टर के अंदर 0 तो आता ही आता है, तो क्या 0 को मैं v1 v2 अप टू vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। तो देखिए हर एक वेक्टर को, यानी कि हर एक वेक्टर स्पेस के 0 वेक्टर, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन एक तो होता ही होता है, यानी कि 0 को हम सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं हर वेक्टर को स्केलर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो 0 वेक्टर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, क्योंकि देखिए हर वेक्टर स्पेस VF का एक वेक्टर 0 ज़रूर आएगा उसका मेंबर। ठीक है, और वो 0 इस तरीके से उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये तो थी 0 की बात। ठीक है, अब मैं हमेशा तो ये बात नहीं कह सकती ना कि 0 को लिखने का तरीका सिर्फ ये ट्रिवियल ही है, यानी कि सबको 0 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। काफ़ी बार नॉन ज़ीरो स्केलर्स लेकर भी हम यहाँ पर 0 बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2 3 2 का। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है, 0 बनाना है बिना 0 स्केलर लिए। तो देखिए मैं कैसे बनाऊंगी, 2 1 0 1। ठीक है, ये क्या बन गया 2 0 2 मल्टीप्लाई करके, यानी कि मुझे एक मिडल में 3 और चाहिए, 3 0 1 0। ठीक है, ये जो वेक्टर है 2 3 2 ये मैंने एज इट इज़ अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में से लिया। 2 को मैंने 1 0 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को, ये वेक्टर बन गया। अब मैं माइनस क्या कर रही हूँ, 1 इंटू 2 3 2। आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 0 0 0, यानी कि मेरे को 0 0 0 0 को लिखने का ये तरीका मिल गया। 2 इंटू 1 0 1, 3 इंटू 0 1 0 एंड माइनस ऑफ 1 इंटू 2 3 2। देखिए इन दोनों को ऐड करके 2 3 2 बन रहा है और इसका 2 3 2, पर ये नेगेटिव साइन का और ये प्लस का साइन का, तो इन दोनों को ऐड करके क्या बन गया 0। तो मैंने ये कह दिया हमेशा ही नहीं, 0 को मेरे को लिखने के लिए 0 स्केलर्स यहाँ पर चाहिए, मैं नॉन 0 स्केलर से भी 0 को बना सकती हूँ। अब देखिए ये बात मैंने की ही क्यों, ताकि हम लीनियर कॉम्बिनेशन से ही लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के टॉपिक पर पहुँच सके, यानी कि हमारे इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 2। तो देखिए
मैंने एक बार ज़ीरो को लिखने के लिए ज़ीरो स्केलर यूज़ किया और एक बार ज़ीरो को लिखने के लिए नॉन ज़ीरो स्केलर्स। अगर मेरे पास एक वेक्टर को एक्सप्रेस करने का नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन मिल जाए, नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं एक वेक्टर v कहाँ से है, वेक्टर स्पेस में से, मैंने इस वेक्टर v को इन सभी के लीनियर कॉम्बिनेशंस के अंदर एक्सप्रेस किया, ठीक है। अब देखिए अगर a1 a2 a3 में से मुझे एक भी नॉन ज़ीरो मिल गया और इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अगर मैं किन्हीं वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन को ज़ीरो के इक्वल रखूं और मुझे उन लीनियर कॉम्बिनेशन में से एक भी स्केलर नॉन ज़ीरो मिल जाए, मैं कह रही हूँ एक भी स्केलर, ये लाइन पूरे चैप्टर के अंदर बहुत काम आएगी। एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो स्केलर, कम से कम एक नॉन ज़ीरो मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिल जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ता, एक नॉन ज़ीरो मिलते ही मैं कह दूंगी दिस इज LD, द सेट ऑफ वेक्टर्स इज LD। अगर किन्हीं भी लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर रखा और उन सभी स्केलर्स में से एक भी नॉन ज़ीरो मिल जाए तो मैं कह दूंगी वो LD है। जैसे कि अबव एग्जाम्पल के अंदर ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये LD है, LD मतलब लीनियर डिपेंडेंट, और डिपेंडेंसी आपको क्लियरली दिख भी रही है कैसे है, इन दोनों का सम इसके नेगेटिव के इक्वल है, ठीक है, यानी कि ये दोनों वेक्टर्स इस पर डिपेंड है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिपेंडेंसी। वैसे तो आपको सिर्फ यही चेक करना है कि अगर नॉन ज़ीरो स्केलर्स रखकर इक्वल टू ज़ीरो आपके पास कोई सॉल्यूशन मिल जाए, यानी कि a1 a2 की कोई यूनिक वैल्यूज़ मिल जाए, उनमें से अगर आपको एक भी नॉन ज़ीरो मिली तो आप क्या कहेंगे, LD। अगर आपके पास सारी ही ज़ीरो मिल गई, अगर आपके पास a1 v1 प्लस a2 v2 an vn को ज़ीरो रखने के बाद सारी वैल्यूज़ a1 a2 a3 अप टू an, यानी कि आपके पास ऐसा कोई आपको नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, एक भी स्केलर आपको नॉन ज़ीरो नहीं मिल पाया, सारे ज़ीरो रखने पर ही राइट हैंड साइड पर ज़ीरो वेक्टर आएगा। काफ़ी केसेस आपके पास ऐसे भी आएंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपके पास 2 3 2 को एक्सप्रेस करना है और आपके पास वेक्टर्स कैसे हैं, या फिर ज़ीरो को ही एक्सप्रेस करना है ना, हमने 2 3 2 को क्यों एक्सप्रेस करना है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। आपके पास ये तीन वेक्टर हैं और आपको ज़ीरो को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। अगर आप इन तीनों को ज़ीरो नहीं लिखते हैं तो आपके पास दुनिया का कोई भी ऐसी स्केलर्स की वैल्यू नहीं मिल सकती जो यहाँ रखने पर इक्वल टू ज़ीरो बन जाए। बेशक रेशनल ले लो, इरेशनल ले लो, यानी कि रियल की आपको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली जो इन स्केलर्स की जगह पर रखने पर इक्वल टू ज़ीरो रखें तो हमारे पास वो इक्वल आ जाए, यानी कि नॉन ज़ीरो स्केलर्स रखने पर ज़ीरो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशंस, ऐसे वेक्टर्स, इन्हें हम क्या कहेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट, यानी कि जिन केसेस के अंदर सभी स्केलर्स ज़ीरो ही आए, इक्वल टू ज़ीरो, यानी देखिए हर केस में ज़ीरो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हर वेक्टर को आप ट्रिवियल वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, यानी कि हर वेक्टर को आप ट्रिवियली एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर, यहाँ पे भी मैं अगर 0 0 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 0 0 0 ही आएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे किस तरफ जाना है, मुझे सबसे पहले नॉन ज़ीरो देखना है। अगर मुझे सारे ट्रायल्स के बाद कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू, एक भी स्केलर की नॉन ज़ीरो वैल्यू नहीं मिलती, तभी मैं LI पे कहूँगी। आप डायरेक्टली नहीं बोल देंगे कि हाँ इसका 0 0 सॉल्यूशन है देन LI, अरे 0 0 सॉल्यूशन तो हर वेक्टर का मिल जाता है, ठीक है। तो LI तो यानी कि सब है, नहीं, ऐसा नहीं। अगर
उस लीनियर कॉम्बिनेशन का सिर्फ 0 0 सॉल्यूशन है, यानी कि सिर्फ A1 A2 AN की 0 पुट करने पर ही 0 आ रहा है और कोई दुनिया में ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, तभी मैं कहूँगी Li। सो मुझे ट्राई करना है ढूंढने का कि LD है या नहीं। अगर LD नहीं बन पा रहा तो Li। तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन बहुत कर लिया, और डिस्कशन भी इसीलिए किया क्योंकि चैप्टर के अंदर बच्चे LD Li में ही मिस्टेक करते हैं और कहीं आपकी मिस्टेक नहीं होगी, आप LD ही गलत चुन लेंगे। आप LD को Li समझ के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट, और जबकि आपने स्टार्टिंग ही गलत कर दी थी, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है Li LD का, बहुत आगे तक भी काम आएगा, तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से इसे करना है। अब देखिए इसकी हम फॉर्मल डेफिनेशन पर चलते हैं। Li और LD की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है देखिए। अब LD की डेफिनेशन देखिए, लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस, अ सेट of vectors v1 v2 up to vn belong to F is said to be LD over F if there exist scalars a1 a2 an belong to F not all 0 such that a1 v1 plus a2 v2 up to an vn is equal to 0। यही मैंने आपको कहा था, लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रखिए, और अगर एक भी नॉन जीरो स्केलर मिल जाता है, यानी कि नॉट ऑल 0, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो आपके पास होना चाहिए, तो मैं उसे क्या कह दूंगी, लीनियरली डिपेंडेंट उन सेट ऑफ वेक्टर्स को। अब देखिए एक और टर्म मैंने यूज़ की थी, डेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसकी डेफिनेशन क्या है, अब हम उस पर ध्यान देते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखिए क्या है। Let VF be a vector space, a set of vectors v1, v2 up to vn belong to V is said to be linearly independent Li if a1 v1 plus a2 v2 यानी कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखें तो स्केलर्स की वैल्यू हमारे पास सिर्फ एक ही आए, सारे स्केलर्स हमारे पास 0 आ जाए। एक भी स्केलर नॉन जीरो आते वो LD बन जाएगा, ठीक है। तो Li के लिए सारे स्केलर 0 आए, ठीक है, उस केस में हम क्या बोल देते हैं, Li। तो देखिए ये तो थी कुछ Li और LD पर बात। इसके बाद अब Li LD कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर क्या होते हैं, जैसे कि जीरो वेक्टर हो, नॉन जीरो वेक्टर हो, तो हम क्या लेते हैं, इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस के अंदर इनफाइनाइट वेक्टर्स हो तो क्या होता है Li या LD। तो देखिए रिमार्क के अंदर देखिए मैं सबसे पहला पॉइंट आपको बताती हूँ क्या है। एन इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स, मान लीजिए आपके पास वेक्टर स्पेस VF के अंदर इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं, आपको चेक करना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन होगा या नहीं, यानी कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो Li है LD है, आपको ये सब चेक करना है। आपने एक बात बहुत ध्यान से नोट की हो, मैंने Li LD की जब बात की थी तो दोनों में ही फाइनाइट वेक्टर लिए थे। देखिए अप टू n दोनों में ही n तक की बात की थी, फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था। अब तक मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स की बात नहीं की, अब मैं इनफाइनाइट नंबर्स पर आई हूँ। तो देखिएगा अगर मेरे पास वेक्टर स्पेस के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, उसे मैं Li कब कहूँगी, देखिए अगर उसे Li बनना है तो उसके हर फाइनाइट सबसेट, यानी कि मैं उस इनफाइनाइट सेट के, आप एज्यूम भी कर लीजिए अगर मैं किसी पॉलिनोमियल्स की बात कर रही हूँ या जिस रियल लाइन पे बात कर रही हूँ, तो अगर हर फाइनाइट सबसेट एक Li बना रहे, हर फाइनाइट सबसेट की बात कर रही हूँ, कोई एक या दो की बात नहीं कर रही, हर फाइनाइट सबसेट अगर Li बना रहा है तो ज़रूर वो जो इनफाइनाइट सेट है वो भी Li होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर हर फाइनाइट सेट Li बना रहा है तो जो पूरा सेट है सुपर सेट है उनका, यानी कि यूनिवर्सल सेट है, बेशक वो इनफाइनाइट हो लेकिन अगर उसका हर फाइनाइट सेट Li बना रहे हैं तो वो भी Li ही होगा, ठीक है। ये जो रिमार्क्स है ये आपके क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होंगे काफ़ी ज़्यादा। देखिए एक सेट, यानी कि एक सेट VF जिसके अंदर सिर्फ 0 वेक्टर हो, ठीक है। अब 0 को मैं नॉन ज़ीरो वे में भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ। देखिए 5 मैंने क्या लिया,
मान लीजिए वेक्टर ओवर आर था मेरे पास, फील्ड रियल है, स्केलर रियल ले सकती हूँ, वेक्टर इज इक्वल टू 0, वेक्टर के अंदर सिर्फ 0 था, 0 को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने नॉन ज़ीरो स्केलर ले लिया, यानी कि इस 0 को मैं नॉन ज़ीरो स्केलर के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ। नॉन ज़ीरो स्केलर एक भी मिलते ही एलडी, अब फ़र्क नहीं पड़ता आपने इसमें एक से ज़्यादा ली या एक से कम, अगर उसमें है ही सिंगलटन वेक्टर तो आप सिंगलटन वेक्टर 0 ही है तो आप इस तरह से उसे लिख सकते हो, डेट इज 0 इज इक्वल टू नॉन ज़ीरो स्केलर इंटू में 0, नॉन ज़ीरो स्केलर मिलते ही एल आई। आपको नॉन ज़ीरो स्केलर मिलते ही कोई और चीज़ देखनी ही नहीं, जिस नॉन ज़ीरो स्केलर है तो एल डी। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगलटन सेट कंटेनिंग नॉन ज़ीरो वेक्टर। अब देखिए मेरे पास वेक्टर स्पेस के अंदर पहले क्या था, या फिर मैं क्या कह रही हूँ, एक मेरे पास सेट है X, उसके अंदर नॉन ज़ीरो वेक्टर है मेरे पास 7, ठीक है। अब मुझे 0 को एक्सप्रेस करना है, तो अगर नॉन ज़ीरो स्केलर है तो मुझे 0 ही स्केलर लेना पड़ेगा 7 वेक्टर के साथ, ठीक है। या फिर आप देखिए, मतलब कोई भी आप नॉन ज़ीरो वेक्टर ले लीजिए, y ले लीजिए, बेशक y मैंने क्या कह दिया, नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैं ये कहूँगी अगर y नॉट इक्वल टू 0 है तो मुझे 0 स्केलर ही लेना पड़ेगा, ताकि उसको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू मैं अगर 0 वेक्टर के रखूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, डेट इज़ 0, ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब भी मेरे को सिर्फ 0 स्केलर मिलने पर ही रिजल्ट 0 आए तो मैं क्या बोलती थी, एल आई, यानी कि ऐसे केसेस में जब सिंगलटन सेट हो, सिंगलटन सेट के अंदर जो मेंबर है वो नॉन ज़ीरो हो तो हमेशा एल आई आता है, ठीक है। ये कुछ रिमार्क्स हैं, ये आपको ऐसे अभी स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल रटने नहीं है या कुछ भी ज़्यादा समझने पर इसका जोर भी नहीं देना, सिर्फ आपको क्या करना है, अपना फ्लो के साथ चलते जाइए, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे इस चैप्टर के, वैसे वैसे ये कंसेप्ट्स आपको बहुत ही बेसिक लगेंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलिए अब दो छोटी छोटी इसकी थ्योरम्स देखते हैं, क्या है उन थ्योरम्स के अंदर। अब देखिए एल आई के बारे में आपको पता लग चुका है कि एल आई क्या है, अब हम उसकी थ्योरम कर रहे हैं। तो देखिए बहुत कॉमन सी बात है कि एल आई का सबसेट एल आई ही आएगा, लेकिन अगर आपको इसको प्रूव करना आ जाए 2 मार्क्स के अंदर तो आपको कैसे प्रूव करना है, 6 मार्क्स में तो हो ही नहीं सकता आएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा ही प्रूफ है। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, उसके अंदर मेंबर्स क्या हैं, v1 v2 अप टू vn, यानी कि एक वेक्टर आपके पास S है, उसके अंदर n मेंबर्स है, और आपको क्या दिया हुआ है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये एल आई है, क्योंकि आपको प्रूफ करना है एवरी सबसेट ऑफ एल आई सेट इज एल आई, इसके सभी सबसेट एल आई होंगे, तो हमें इसको पूरे सेट को एल आई लेना पड़ेगा। तो हमने शुरू में ही मान लिया कि S जो है हमारे पास क्या है, एल आई है। अब हमने इसका एक सबसेट मान लिया एस डैश, जिसके अंदर मेंबर्स कितने हैं, वी आर तक। अब देखिए कंडीशन क्या लगा दी कि r लेस देन 1, r लेस देन 1 की कंडीशन क्यों लगा दी, क्योंकि देखिए आपको सबसेट लेना है, अगर आप r ग्रेटर देन n ले लेंगे, वेक्टर्स जो आपने S के अंदर लिए, S डैश के अंदर उससे ज़्यादा ले लेंगे तो वो सुपर सेट बन जाएगा, सबसेट कहाँ रहा फिर तो हमने उसका सबसेट लिया। अब आपको पता है कि a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn इज इक्वल टू 0 को आपके पास लिखने का एक ही तरीका है जब मेरे पास ये सारे स्केलर 0 हों। क्यों? क्योंकि ये एल आई है, ठीक है। तो अगर बहुत कॉमन सी बात है, अगर मैं इसका कुछ एक हाफ पार्ट ले लूँ, यानी कि इससे कम मेंबर्स ले लूँ, a1 v1 प्लस a2 v2 AR VR और इज इक्वल टू 0 रखूँ, तो ये भी तो A1 इक्वल टू AR सभी 0 ही आएंगे। देखिए आपने n वेक्टर्स को 0 रखा तो आपको पता है, गिवन है कि सारे स्केलर 0 हैं, ठीक है। अब आपने इसका कोई सुपर सेट लिया, सबसेट लिया, उसमें A1 A2 अप टू AR आए, और ये तो आपको पता ही है ना कि A1 A2 अप टू AR ऑलरेडी 0 है, ठीक है, क्योंकि
जब देखिए पूरा n इक्वल टू 0 रखा तो सारे स्केलर्स 0 आए, तो उसका जो उसका सबसेट है, सुपरसेट नहीं सॉरी सबसेट इक्वल टू 0 रखेंगे तब भी तो वो स्केलर 0 ही आएंगे। ठीक है, तो दिस प्रूव्स दैट दिस सेट S2 इज Li। ठीक है, इससे हमें क्या प्रूव हुआ कि S2 हमारे पास क्या है, Li। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम और आती है, उस थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास एवरी सुपरसेट ऑफ LD सेट इज LD। ठीक है, अब LD में सुपरसेट का कंसेप्ट आता है और Li का कंसेप्ट आता है, हमारे सबसेट का कंसेप्ट आता है Li में। ध्यान से देखिए, वही काम करना है। आपने S एक सेट लिया, उसमें V1 V2 अप टू Vn थी, और ये आपने सेट कैसा लिया है, LD लिया है, यानी कि आप लिख सकते हैं, आप खुद लिख लीजिएगा, that there exists at least one non-zero scalar such that A1 V1 plus A2 V2 अप टू An Vn इज इक्वल टू 0, यानी कि एक ना एक इनमें से नॉन ज़ीरो स्केलर मिल जाएगा, एक ना एक Ai आपके पास नॉन ज़ीरो मिल जाएगा सच दैट दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। अब आपने कोई एक सेट लिया S डैश, इसके अंदर V1 V2 अप टू Vn Vr, इसके अंदर आपने R मेंबर्स लिए, R कितने हैं, N से ज़्यादा है, क्योंकि सुपर सेट लेना था तो R हमने ले लिया N से ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए V1 V2 V3 अप टू Vn, ये तो हो गया पूरा S, प्लस में कुछ और मेंबर्स भी हैं, Vn+1 Vn+2 अप टू Vr, ये एक्स्ट्रा मेंबर्स भी हमने ले लिए। तो ये जो बड़े वाला सेट है इसके अंदर R मेंबर्स है, R ग्रेटर देन N है। अब आप देखिए, जब छोटा लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखा तभी इनमें से एक ना एक नॉन ज़ीरो है, साथ में कुछ वेक्टर्स हमने ऐड कर भी दिए, A1 A2 V2 An Vn, इसके साथ मान लीजिए मैं ऐड कर रही हूँ An+1 Vn+1 अप टू Ar Vr इज इक्वल टू 0। इन्हीं में से एक ना एक नॉन ज़ीरो है, बाद वाले सारे ज़ीरो भी अगर बाय चांस मिल गए, वैसे तो उनमें से एक नॉन ज़ीरो मिल जाएगा, बाय चांस मैं मान रही हूँ इनमें से भी सारे ज़ीरो मिल गए मुझे, तो भी इनमें से तो एक नॉन ज़ीरो है। हम LD में क्या बात करते हैं, एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो इन्हीं में से मुझे एक नॉन ज़ीरो मिल गया, इनकी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो इफ़ सेट इज़ LD देन इट्स ऑल या एवरी सुपर सेट इज़ ऑल्सो LD। तो अगर आप An+1 से लेके Ar तक सभी को 0 ले भी लें तब भी आपके पास ये जो सेट बन जाएगा ये LD ही बन जाएगा। इसीलिए मैं क्या कह सकती हूँ, डेट S डैश इज ऑल्सो LD। छोटी छोटी थ्योरम्स थी, इनका प्रूफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ माइंड में क्या रखना है, इनकी स्टेटमेंट्स बहुत काम आएंगी आपके फर्दर एग्जाम्पल्स के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।